Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and tutor tricks. Dear students, today we are going to start our physics lectures of class 10th जिसका पहला टॉपिक है हमारे पास oscillatory motion. स्टूडेंट्स आपने क्लास 9 में मोशन की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, रोटेटरी मोशन पढ़ा था और वाइब्रेटरी मोशन पढ़ा था. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ये तीनों आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन जो वाइब्रेटरी मोशन था उसको हम कहते थे कि टू एंड फ्रो मोशन है. ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. फ्रॉम मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. इसका मतलब क्या था कि हमारे पास टू एंड फ्रो मतलब एक साइड से दूसरी साइड की तरफ इस तरह का मोशन है और अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट है. ये हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है. इस पॉइंट से दोनों साइड पे हमारे पास ये मोशन बार बार हो रहा है. इसको हम कहते थे कि हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है. हमने इसका एक एग्जांपल लिया था, वो था सिंपल पेंडुलम. वो एग्जांपल क्या था? सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम हमारे पास ये है कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग जो अटैच है सपोर्ट के साथ और दूसरा एंड हमारे पास है एक मास के साथ. हम अगर इस मास को डिस्प्लेस करें पॉइंट ए तक तो ये हमारे पास जो है वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा बिटवीन ए एंड अनदर पॉइंट बी. बार बार ये मोशन होगा. इस मोशन को हम कहते थे टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन. डियर स्टूडेंट, ऑसिलेटरी मोशन की तरफ हम आते हैं. ऑसिलेटरी मोशन वही वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम है और इसका डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखा है. टू एंड फ्रो मोशन की जगह आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे एक मोशन बार बार हो रहा है. तो मैंने यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन के डिफिनीशन में टू एंड फ्रो वर्ड भी यूज किया है. यहाँ पे बैक एंड फोर्थ वर्ड भी यूज किया हुआ है. अगर ये मोशन हमारे पास इस तरह हो रहा है बार बार तो इसको हम लेफ्ट एंड राइट भी कह सकते हैं. यहाँ पे मैंने लेफ्ट एंड राइट भी लिखा है. इसी तरह अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ हो रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बार बार हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं अप एंड डाउन. तो हमारे पास हम ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये चारों टर्म यूज कर सकते हैं. आपने 9th में सिर्फ टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन का वो लफ्ज इस्तेमाल किया था. अब ऑसिलेटरी मोशन का जो डिफिनीशन है हम थोड़ा एक्सटेंड करके लिख लेते हैं. टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, लेफ्ट एंड राइट और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. यहाँ पे मैंने फिक्स्ड पॉइंट लिखा है. इसका मतलब क्या है कि सपोज एक बॉडी मोशन कर रहा है. ये हमारे पास इसका राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट है. इस साइड से यहाँ पे आ गया वो बॉडी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ. तो अगर आप देखें ये भी तो हमारे पास लेफ्ट एंड राइट मोशन है. लेकिन यहाँ पे इसको हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसका जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड पॉइंट हमने लिखा है, यहाँ पे वो पॉइंट फिक्स्ड नहीं है. पहले मोशन यहाँ पे हो रहा है तो इस पॉइंट के इर्द गिर्द हो रहा है, फिर इस पॉइंट के इर्द गिर्द, फिर इस पॉइंट के इर्द गिर्द, इस तरह वो पॉइंट भी शिफ्ट हो रहा है. फिक्स्ड पॉइंट नहीं है. तो आपने लाजमी लिखना है कि अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. एक फिक्स्ड पॉइंट के दोनों साइड पे जब एक मोशन बार बार हो रहा हो ऑन द सेम पाथ तो उसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन. अब हम ऑसिलेटरी मोशन की कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे वो पढ़ रहे हैं. सिंपल पेंडुलम हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के एक साइड पे हमने मास अटैच किया हुआ है और दूसरा एंड जो स्ट्रिंग का है वो एक सपोर्ट के साथ अटैच है. अब अगर इस मास को मैं पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक डिस्प्लेस करूंगा तो ये मास जो है ये वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी.
ए और बी के दरमियान बार बार वाइब्रेशन करेगा। तो ये हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन हो गया बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज ओ। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गया ऑसिलेटरी मोशन का। अब मैंने दूसरा जो एग्जांपल लिखा है मोशन ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग। सपोज हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इसके एक एंड पे हमने एक मास अटैच किया हुआ है। अब अगर इस मास को मैं डिस्प्लेस करूंगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक, तो ये भी वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा बिटवीन ए एंड अनदर पॉइंट बी। तो ये भी हमारे पास अप एंड डाउन मोशन हो गया अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विच इज ओ। इसलिए ये भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल है। तीसरा जो मैंने लिखा है कि मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल। सपोज ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल में हमारे पास एक पार्टिकल मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन का मतलब इसका जो साया है, कहाँ पे, ऑन द डायमीटर। ये हमारे पास डायमीटर है, इस पार्टिकल का जो साया डायमीटर पे आ रहा है वो भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। कैसे, ये पार्टिकल जब इस पॉइंट पे होगा तो हमारे पास इसका साया यहाँ होगा, जब इस पॉइंट पे होगा साया यहाँ होगा, जब इस पॉइंट पे होगा इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा, इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा। अब इस पॉइंट के बाद जब पार्टिकल इस डायरेक्शन में मोशन करेगा तो पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है वो इस डायरेक्शन के बजाय यहाँ से यहाँ तक आएगा। इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ होगा, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ होगा, इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यहाँ होगा और इसका प्रोजेक्शन यहाँ होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है वो भी टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है along the diameter. So it is also an example of oscillatory motion. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसके कुछ टर्मिनोलॉजी है वो स्टूडेंट्स। अब ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है, हम वो यूज़ करेंगे बार बार, तो उन टर्मिनोलॉजी को जानना ज़रूरी है। पहले यहाँ पे मैंने लिखा है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जब ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ जाए और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आ जाए, मतलब टोटल पाथ पे उसने एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, इसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। अब अगर सपोज मैं यहाँ से बॉडी लूँ तो ये इस तरफ जाएगी वापस आएगी, तो इसको हम वन वाइब्रेशन नहीं कहते। क्यों डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने एक पूरा चक्कर कंप्लीट नहीं किया है, ये इस पॉइंट से गया है ए की तरफ और वापस यहाँ आया है, जबकि पॉइंट बी की तरफ नहीं गया है। तो वाइब्रेशन हम किसे कहते हैं कि टोटल राउंड ट्रिप जब एक बॉडी लगा ले तो उसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। पॉइंट ओ से पॉइंट ए की तरफ, फिर बी की तरफ, फिर ओ की तरफ, इसने एक चक्कर पूरा लगा लिया, तो इसको हम कहते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन का डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो बॉडी वाइब्रेशन कर रही है और वो एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करे तो उसको हम कहते हैं वन वाइब्रेशन। अब डियर स्टूडेंट, दूसरा जो हमारे पास टर्म है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड स्टूडेंट्स, अब इस वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया बॉडी और फिर ए तक, ये जितना टाइम ले रहा है इसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। सो वी कैन से दैट टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम ये बॉडी लेती है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। सो वी कैन डिफाइन इट इज टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय अ बॉडी, टाइम टेकन बाय a vibrating body to complete
वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडी जितना टाइम ले रही है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तीसरा जो हमारे पास टर्म आ रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं। सपोज इस बॉडी ने एक सेकंड में 3 वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिए, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमारे पास है हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। एक सेकंड में जितने वाइब्रेशंस हो रहे हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली हम किस तरह लिख सकते हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज 5 सेकंड में हमारे पास वाइब्रेशंस 10 हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2 हर्ट्ज। इसका यूनिट हमारे पास है हर्ट्ज। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। जब हम टोटल टाइम पे वाइब्रेशंस को डिवाइड करेंगे तो एक सेकंड में जो वाइब्रेशंस कंप्लीट हो रहे हैं वो हमारे पास आ जाएगी 2 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड में 2 वाइब्रेशंस हो रहे हैं और 5 सेकंड में 10 वाइब्रेशंस हो रहे हैं। सॉरी। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? जब 2 वाइब्रेशंस एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा हाफ सेकंड। कैसे? 2 वाइब्रेशंस जो है वो एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं, और टाइम पीरियड का डिफिनेशन हमने किया है कि एक वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट होगा। जब 2 वाइब्रेशन एक सेकंड में कंप्लीट हो गए तो एक वाइब्रेशन हमारे पास हाफ सेकंड में कंप्लीट होगा, 0.5 या 1 और 2 सेकंड्स में। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 है और टाइम पीरियड हमारे पास 1 और 2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। फ्रीक्वेंसी 1 और t के बराबर है, टाइम पीरियड कैपिटल T, और टाइम पीरियड बराबर है 1 और f के। अब डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है? अगर इस पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास मीन पोजीशन है। ये मीन पोजीशन है, ये 2 एक्सट्रीम पोजीशन है। मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाहें तो मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक जितना डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी की मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस होता है एक पॉइंट पे उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन में हम डिनोट करेंगे बाय x। वहाँ पे लीनियर मोशन में हमने, ट्रांसलेटरी मोशन में हमने s से डिनोट किया था। यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ही है, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मीन पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट O तक है, या अगर इस साइड पे देखें तो पॉइंट B तक है। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया, या ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। अब हम इस एम्पलीट्यूड को दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। डिस्टेंस
between mean and extreme पोजीशंस। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशंस ए है और मीन पोजीशन ए है, ये डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड है, या ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है, ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है। अब इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं, हम इसको हम भी एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा लेते हैं या एक्स और यहाँ पे एम लगा लेते हैं। एम और नॉट का मतलब हमारे पास है कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है।